यह भला कोई कायदा है? जीन्स टॉप पहनी, स्कूटर उठाई और चल दी। उस दिन रविवार था। मैं सुबह 5 बजे बिस्तर से उठ गई थी। सुबह 9 बजे श्वेता दीदी की फ्लाइट आने वाली थी। उससे पहले मैंने ब्रेकफास्ट और लंच दोनों की तैयारी कर ली। मैंने घर में किसी को कुछ नहीं बताया था, यहाँ तक कि प्रमोद को भी दीदी के आने की खबर नहीं होने दी। मैं नहाकर जल्दी से तैयार हो गई और प्रमोद से कहा, मुझे अपनी फ्रेंड से कुछ काम है, 1 घंटे में आ जाऊंगी। इससे पहले कि प्रमोद कुछ पूछते मैं जल्दी से घर से बाहर निकल गई। लिफ्ट से नीचे पहुंची, तभी ख्याल आया स्कूटर की चाबी तो मैंने ली ही नहीं। मैं वापस ऊपर आई। फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था। ज्यों ही मैं अंदर आई, मम्मी की आवाज कानों में पड़ी, देख प्रमोद, सुधा इस घर की लड़की नहीं बहू है। यह भला कोई कायदा है? जीन्स टॉप पहना, स्कूटर उठाया और चल दी। ना बड़ों का लिहाज, ना आँख में शर्म। मम्मी, आप किस जमाने की बात कर रही हैं? आजकल हर लड़के जीन्स टॉप पहनती है। दीदी भी सब कुछ पहनती हैं। उन्हें तो आप कुछ नहीं कहती। दीदी दूसरे घर की हो गई है, वे कुछ भी करे, मुझे क्या? और यह तुझे आजकल हो क्या गया है? 4 दिन शादी को हुए नहीं, हरदम बीवी की तरफदारी करता रहता है। इतने में पापा की आवाज आई, सुनीता खामोश हो जाओ। क्यों व्यर्थ में अपने साथ साथ सबका दिमाग खराब कर रही हो? पढ़ी लिखी हो, जमाने के साथ चलना सीखो। इतनी अच्छी बहू मिली है, उसकी कद्र करो। मैंने चुपचाप चाबी उठाई और बाहर निकल गई। पापा ने मेरा ढेरों खून बढ़ा दिया था। मैं एयरपोर्ट पहुंची। दीदी की फ्लाइट आधा घंटा लेट थी। मैं लॉबी में जा बैठी और आंखें बंद कर विचारों के सागर में डूबने उतरने लगी। प्रमोद से मेरी मित्रता बीटेक के अंतिम वर्ष में हुई थी। चंद दिनों में ही दोस्ती की सीमा लांघकर हम प्यार की ओर बढ़ गए। हम दोनों को बेंगलोर की 2 अलग कंपनियों में जॉब मिली थी। जॉब लगते ही कब प्रमोद अपने मम्मी पापा के साथ मेरा हाथ मांगने आए और कब हम दोनों का विवाह हो गया, पता ही नहीं चला। पलकों पर सतरंगी सपने संजोए मैं प्रमोद के घर आ गई। चौथे दिन हम दोनों को हनीमून के लिए निकलना था। शाम का समय था। मैं अपने कमरे में पैकिंग में व्यस्त थी। तभी मेरी सास ने प्रमोद को अपने कमरे में बुलवाया। कुछ देर बाद प्रमोद लौटे तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। वो कुछ परेशान दिखाई दे रहे थे। मैंने वजह जाननी चाही। झिझकते हुए वह बोले, सुधा, मम्मी हनीमून पर जाने के लिए मना कर रही है। क्यों? मैं हैरान रह गई। उनका कहना है बेंगलोर में तो हम अकेले ही रहेंगे, फिर हनीमून पर जाने की क्या तुक है? इतने दिन उनके पास दिल्ली में ही रहे तो उन्हें अच्छा लगेगा। प्रमोद बेंगलोर में अकेले रहने और हनीमून पर जाने में तो फर्क है ना। फिर हमारा रिजर्वेशन भी हो चुका है, होटल भी पहले से बुक है। मेरे स्वर की निराशा ने प्रमोद को बेचैन कर दिया था। वह आहत स्वर में बोले, मेरे साथ साथ पापा ने भी मम्मी को समझाया था, लेकिन मेरी आंखों में क्रोध और पीड़ा का मिला जुला भाव तैर गया। खींचकर मैं अटैची में से कपड़े निकालने लगी। तभी जहन में शादी से पूर्व अपनी मम्मी के कहे शब्द आ गए। उन्होंने कहा था, सुधा, शादी के बाद लड़की ससुराल में कितनी जल्दी एडजस्ट होती है।
यह ससुराल वालों के साथ साथ लड़के की सोच और व्यवहार पर निर्भर करता है। थोड़ा सा सब्र और धैर्य रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करता है। मैंने खुद को सहज करने का प्रयास किया और फीकी मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम टेंशन मत लो, हम बेंगलोर में ऊटी आएंगे। लेकिन बेंगलोर पहुंचकर भी हम लोग ऊटी नहीं जा पाए। शादी में ली गई छुट्टियों के कारण ऑफिस में काम बहुत था। हनीमून पर जाने का रोमांच और उसकी मादकता के एहसास में से वंचित ही रही। दिल्ली से आए 2 माह हो चुके थे। मेरी और प्रमोद की गृहस्थी धीरे धीरे व्यवस्थित हो रही थी। प्रमोद बहुत ओवररेटिव थे। हम दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। एक दिन दिल्ली से पापा यानी मेरे ससुर जी का फोन आया कि वो और मम्मी बेंगलोर आ रहे हैं। मैं खुश थी। मुझे ख्याल आया क्यों ना चुपचाप अपनी ननद श्वेता दीदी को भी पूना से बेंगलोर आने का निमंत्रण दे दूं। उनके अचानक चले आने से प्रमोद और मम्मी पापा सरप्राइज्ड हो जाएंगे। मैंने दीदी को फोन मिलाया। उन्होंने 10 दिन बाद आने का आश्वासन दिया। मम्मी पापा आ गए। मैंने 2 दिन की छुट्टी ले ली ताकि आते ही वे दोनों अकेले ना पड़ जाए। मैं खुश थी। उनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखकर अपना इम्प्रेशन जमा लेना चाहती थी, पर मम्मी का टिपिकल सास वाला रवैया मेरी समझ से परे था। उनकी पैनी दृष्टि हरदम मेरा निरीक्षण करती रहती थी। जरा सा मौका हाथ आया नहीं कि उपदेश देना शुरू कर देती थी। यही नहीं, प्रमोद का घर के कामों में हाथ बटाना भी उन्हें खटखटा लगता था। एक सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं सबके लिए नाश्ता बना रही थी। प्रमोद वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालकर सुखा रहे थे। मम्मी से रहा नहीं गया। बालकनी में जाकर बोली, प्रमोद, यह क्या कपड़े तू सुखा रहा है? इसमें हर्ज ही क्या है मम्मी? सुधा भी बहुत बिजी रहती है। जब कमाते दोनों हैं तो घर का काम भी दोनों को मिलकर करना चाहिए। प्रमोद बोले, अच्छा, अब तो बड़ा समझदार हो गया है, पर पहले कभी तूने ऐसी समझ नहीं दिखाई। अपनी माँ का हाथ तो तूने कभी नहीं बटाया। ओह मम्मी, कैसी बातें करती हो। चलो, इस बार दिल्ली आऊँगा तो सारा काम मैं करूँगा। तुम बस पलंग पर बैठकर हुक्म चलाना। माँ के गले में बाहें डालकर प्रमोद हंस दिए थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मम्मी के इस एटीट्यूड ने उनके आने की सारी खुशी काफूर कर दी थी। अब मुझे अफसोस हो रहा था क्यों मैंने श्वेता दीदी को इनवाइट कर लिया। अकेली मम्मी का ये हाल है तो जब बेटी भी साथ होगी तब क्या होगा। वो तो मम्मी को और भी मेरे खिलाफ भड़काएगी। आखिर ननद जो ठहरी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। तीर कमान से निकल चुका था। फ्लाइट आ चुकी थी। बाहर आने वाली श्वेता दीदी ने मुझे गले लगा लिया। दीदी को देखकर मैं खुशी से लहर दौड़ गई। प्रमोद मुस्कुराते हुए बोले, सुधा ने मुझे भी कुछ नहीं बताया। तुम दोनों लड़कियों ने हमें अच्छा सरप्राइज दे डाला। पापा ने कहा, जाऊंगी। मम्मी प्रमोद कार की सर्विसिंग के लिए गए हैं, पता नहीं कब तक आएंगे। आप मेरे साथ चलिए। डॉक्टर से पट्टी करवाकर मैं लौटी तभी प्रमोद आ गए। अरे मम्मी को क्या हुआ? प्रमोद घबरा उठे। कुछ भी तो नहीं, मामूली सी चोट है। दरवाजा लग गया था। अपने प्रति बेटे की चिंता को देख मम्मी प्रसन्न हो गई। मम्मी आप आराम कीजिए, घूमना कैंसिल।
प्रमोद बोले, घूमना कैंसिल नहीं होगा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। श्वेता क्या रोज रोज बेंगलोर आएगी? श्वेता दीदी की अनिच्छा के बावजूद मम्मी घूमने गई। शाम को सब लोग घूमकर लौटे। चाय पीकर मैं और प्रमोद अपने कमरे में आराम करने चले गए। प्रमोद तो सो गए पर मैं बिस्तर पर लेटी थी। पापा, मम्मी और दीदी ड्राइंग रूम में आराम से बैठे बातें कर रहे थे। उनकी आवाज़ें मुझे साफ सुनाई दे रही थी। दीदी बोली, मम्मी आपने देखा सुधा को? उसे आपकी कितनी फिक्र हो गई थी, फिर भी आप हमेशा सुधा से कमियां ढूंढने की कोशिश करती हैं, उन दोनों पर व्यंग कसती रहती हैं। आपका यही एटीट्यूड रहा तो आपके रिश्ते में तो खटास आ ही जाएगी। प्रमोद और सुधा के रिश्ते में भी तनाव पैदा हो जाएगा, तब क्या आपको अच्छा लगेगा? पापा ने गहरी सांस ली। बोले, छोड़ो श्वेता, तुम्हारी मम्मी की समझ में कुछ नहीं आएगा। दरअसल तुम्हारी मम्मी के दो चेहरे हैं। अपनी बेटी के सामने उनका एक चेहरा है और बहू के सामने दूसरा। तुम्हारे हनीमून पर मलेशिया जाने से ये कितनी खुश थी, लेकिन बेटे बहू का हनीमून प्रोग्राम खुद कैंसिल करवा दिया। दामाद बेटी का ख्याल रखे तो खुश होती है, लेकिन बेटे का बहू की हेल्प करना इन्हें तनिक नहीं सुहाता। तब बेटा जोरू का गुलाम की पदवी पा जाता है। तुम्हारे घर जाती है तो किचन में तुम्हें घुसने नहीं देती, जबकि यहाँ किचन में जाना ही नहीं चाहती। पूछो इनसे, इतने दिन हो गए यहाँ आए हुए, कभी बेटे बहू को उनकी पसंद का बनाकर कुछ खिलाया? श्वेता दीदी कुछ रुककर बोली, मम्मी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप ऐसा कर सकती हैं। अब वह जमाना गया जब सास बहू के रिश्ते में कड़वाहट हुआ करती थी। जैसे जैसे लेडीज एजुकेटेड होती जा रही हैं, रिश्तों के नए आयाम बनते जा रहे हैं। आज की सास ने वह टिपिकल ललिता पवार वाला चौगा उतार फेंका है और उसकी जगह ले ली है एक पढ़ी लिखी समझदार औरत ने, जो अपनी बहू के लिए भी उतनी ही स्नेहिल है जितनी अपनी बेटी के लिए। यही वजह है कि आजकल सास और बहू के बीच दोस्ताना रिश्ते हैं। मम्मी छोटी छोटी बातें जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। इनसे रिश्तों में नजदीकियां भी आती हैं और दूरियां भी पैदा हो जाती हैं। पापा बोले, तुम्हारा यही रवैया रहा? सुनीता तो सुधा दिल्ली आना चाहेगी और ना ही तुम्हें बेंगलोर बुलाना चाहेगी। हम आज की युवा पीढ़ी को दोष देते हैं कि वे संयुक्त परिवार में रहना ही नहीं चाहते, पर क्या इसकी एक वजह हम लोगों का दोषपूर्ण व्यवहार नहीं है? सुनीता नारी के कितने रूप होते हैं। वह किसी की आज्ञाकारी बेटी है तो पतिव्रता पत्नी भी है, ममयातिमी माँ है तो अनुशान प्रिय सास भी है, जिसे एक प्राय पौधे को अपने बगिया में इस तरह रोपित करना होता है ताकि वह पौधा सिर्फ जमीन ही ना पकड़ ले, बल्कि भली भांति पल्लवित और पोषित भी हो। पर कुछ अपने पूर्वग्रह और कुछ नासमझी के कारण महिलाएं इस भूमिका को निभाने में अक्सर चूक जाती हैं। मैं तुम दोनों की बात अच्छी तरह समझ रही हूँ। सच कहूँ तो आज सुबह से मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मैं गलत कर रही हूँ। मम्मी की आवाज़ रुआसी हो गई थी। अगली सुबह एक नए अंदाज के साथ आई। अपने प्रति मम्मी का स्नेहिल व्यवहार देखकर मैं सोच रही थी, स्वयं को बदलना कोई कठिन काम नहीं है। ज़रूरत है बस अपने नज़रिए और इच्छा शक्ति में बदलाव लाने की। श्वेता दीदी को बुलाना कितना सार्थक सिद्ध हुआ था।
ये मुझे अब महसूस हो रहा था। उन्होंने अपनी समझदारी से ये साबित कर दिया था कि आज की पढ़ी लिखी ननद भाभी का रिश्ता जीवन में कितनी मिठास घोल सकता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।